तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन सर में। हाय, दिस इज मोहित। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमारे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। एज आई प्रॉमिस कि मैं आप लोगों के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी की वन शॉट पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो लेके आऊंगा। तो मैं लेके आ चुका हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके इस प्यारे से सब्जेक्ट को, जिसका नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी। आज की वीडियो बेसिकली सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर सेकंड और सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर्थ, इन चारों ही बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कवर कराने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब अगर आप इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेते हो ना, तो आप पेपर में 100% पास हो। आपको आपके पेपर में पास होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस, वीडियो को अच्छे से देखना है, चीज़ों को अच्छे से समझना है, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को अच्छे से नहीं समझोगे आप पेपर में नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो चलते अपने कंटेंट की तरफ। तो बेसिकली आपके इस सब्जेक्ट में हमारी 4 यूनिट है। पहली यूनिट में बात करी गई है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। ठीक है, दूसरी यूनिट में बात करी गई है बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में। तीसरी यूनिट में बात करी गई है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में। और फोर्थ यूनिट में बात करी गई है, जो कि हमारी लास्ट यूनिट है, पर्सनल टैक्स के बारे में। इन चारों ही यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिनके पेपर में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है और जिनसे पेपर में हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो बन चुके हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने पहले टॉपिक को। तो पहले टॉपिक में लिखा हुआ है फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है। अब आप फाइनेंशियल लिटरेसी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल लिटरेसी होता क्या है और ये किस चीज़ को कहते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी रेफर्स टू द नॉलेज, स्किल्स दैट इनेबल्स इंडिविजुअल टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट मैनेजिंग देयर फाइनेंसेस। तो जो फाइनेंशियल लिटरेसी होती है उसका मतलब ये होता है कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है, जिन चीज़ों का यूज़ करके आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन को ले सकते हो। मतलब पैसों से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं उन्हें ले सकते हो। ठीक है, और अपने जो फाइनेंस है, अपने जो पैसे हैं, उन्हें अच्छे से मैनेज कर सकते हो, तो उसे फाइनेंशियल लिटरेसी कहा जाता है। ठीक है, तो जो हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी होती है उसमें बेसिकली बजटिंग, बजट बनाना, सेविंग, सेव करना, इन्वेस्टिंग मतलब कौन सी बेस्ट जगह है जहाँ पर हम इन्वेस्ट करें। ठीक है, मैनेजिंग डेप्ट, जितने भी हमारे डेप्ट है उन्हें मैनेज करना। ठीक है, दूसरा इसमें हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड असेसिंग योर फाइनेंस टू अचीव योर लाइफ गोल्स एंड असेट। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का बेसिकली मतलब होता है कि अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करना, ताकि जो आपने अपने बिजनेस में गोल सेट करे हैं आप उन्हें ईजिली अचीव कर पाओ। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो आप ये फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, आपको इसकी नीड क्यों होती है, मतलब आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करने की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो इसके मैंने ये 4 पॉइंट लिखवा रखे हैं, चलो इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है टू अचीव फाइनेंशियल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो जो भी बिजनेस ने फाइनेंशियल गोल सेट करे हैं, जो भी बिजनेस ने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं, आप उन्हें क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। ठीक है, टू मेक योर फाइनेंशियल लाइफ बेटर एंड सिक्योर्ड। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो आप अपने फाइनेंशियल लाइफ को काफ़ी ज़्यादा सुधार सकते हो और उसे क्या बना सकते हो, सिक्योर्ड बना सकते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है हमारा टू बेटर अंडरस्टैंड एंड लर्न अबाउट योर फाइनेंशियल सिचुएशन। आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में अच्छे से समझ सकते हो कि आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है टू रेगुलर रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ फाइनेंशियल प्लान्स। आप रेगुलर रिव्यू ले सकते हो अपने फाइनेंशियल प्लान्स का, मतलब जो भी आपने फाइनेंशियल प्लान बनाया है ना, आप उसे डेली बेसिस पे समझ सकते हो कि इसमें कितनी प्रोग्रेस चाहिए। अगर कुछ सुधार करना है तो आप कर सकते हो, कुछ एडजस्टमेंट करनी है वो भी कर सकते हो, और ये देख सकते हो कि जो आपका फाइनेंशियल प्लान है वो अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है,
अब बात करते हैं इस फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए उसमें कौन कौन से जो स्टेप्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है उसमें लिखा हुआ है असेसिंग द करंट फाइनेंशियल स्टेटस। सबसे पहले आपको अपना करंट फाइनेंशियल स्टेटस देखना है, ठीक है। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग एंड इंडिविजुअल फाइनेंशियल सिचुएशन इंक्लूडिंग इनकम, एक्सपेंस, डेप्ट, असेट, लाइबिलिटी। मतलब जो आप अपनी करंट फाइनेंशियल स्टेटस देख रहे हो ना, उसमें आपको ये सारी चीज़ देखनी है। इनकम भी देखनी है, एक्सपेंसेस भी देखने हैं, डेप्ट भी देखने हैं, असेट भी देखने हैं और लाइबिलिटी भी देखनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ सेटिंग फाइनेंशियल गोल। अब आपने देख लिया अपना करंट फाइनेंशियल स्टेटस, उसके बाद आपको अपने जो फाइनेंशियल गोल है ना उन्हें सेट करना है। Once an individual has assessed their current financial status, they can set the realistic and achievable goals. आपको ऐसे गोल सेट करने जो कि आप अचीव कर सको। आपको ऐसे गोल सेट नहीं करने कि जो आप अचीव ही ना कर सको, ठीक है। थर्ड पॉइंट में देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है डेवलपिंग अ फाइनेंशियल प्लान, ठीक है। आपने एक जो प्लान था वो सेट कर लिया, ठीक है। मतलब एक गोल, जो फाइनेंशियल गोल था उसे सेट कर लिया। उसके बाद आपको एक प्लान बनाना है। एक फाइनेंशियल प्लान को क्या करना है, डेवलप करना है। अ फाइनेंशियल प्लान इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन द स्टेप एन इंडिविजुअल विल टेक टू अचीव देयर फाइनेंशियल गोल्स। अब जो हमारा फाइनेंशियल प्लान है वो एक तरीके से ऐसे स्टेप्स है जिन्हें फॉलो करके जो बिजनेस है वो अपने फाइनेंशियल गोल को क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। मतलब जो आपने प्लान बनाया है आपको उसे क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स टेकिंग द नेसेसरी एक्शन टू पुट द फाइनेंशियल प्लान इनटू एक्शन। मतलब आपको उसे एक्शन में लाना है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ है मॉनिटरिंग एंड रिवाइज द प्लान। अब आपने जो प्लान बनाया था उसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया, उसके बाद आपको उसे मॉनिटर करना है। मॉनिटर क्यों करना है, ताकि आपको ये देखना है जो आपने प्लान बनाया है वो अच्छे से फॉलो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, ठीक है। आप उस प्लान के साथ चल पा रहे हो या नहीं चल पा रहे, ठीक है। क्या उस प्लान के थ्रू आपके फाइनेंशियल जो गोल्स है, जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं वो अचीव हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। अगर हो पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पा रहे तो आप उस प्लान में थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर सकते हो। आगे अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो है हमारा फाइनेंशियल प्रोडक्ट। फाइनेंशियल प्रोडक्ट किसे कहते हैं? फाइनेंशियल प्रोडक्ट रेफर्स टू वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, इंश्योरेंस पॉलिसी एंड बैंकिंग सर्विसेज ऑफर्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है वो बहुत तरह की इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होती है, मतलब बहुत तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, बैंकिंग सर्विस जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑफर करी जाती है। मतलब बैंकों के द्वारा ऑफर करी जाती है, किसको? इंडिविजुअल को, मतलब लोगों को और बिजनेस को, ताकि वो मैनेज कर सके। क्या मैनेज कर सके? अपने फाइनेंस को, अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कर सके। और अगर पैसे को वो अपने अच्छे से मैनेज करेंगे तो जो उसके फाइनेंशियल गोल्स है वो इजीली क्या होंगे, अचीव होंगे, और वो अपने असेट को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। असेट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? अगर कोई बिजनेस है उसे लॉस हो गया, ठीक है, बट उसके पास पैसा नहीं है क्रेडिटर को पे करने के लिए, तो वो बैंक से लोन ले सकता है, ठीक है, और उन क्रेडिटर को वो अमाउंट पे कर सकता है, जिससे कि उनके असेट बच जाएंगे, ठीक है। अब जो हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट है उनके अंदर ये कुछ चीज़ें आती है, जैसे एग्जांपल में हम ले सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट, ये भी हमारे क्या है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। These are banking product that allows individual and business to deposit money, earn interest and withdraw fund as needed। तो जो सेविंग और डिपॉजिट अकाउंट होते हैं उसमें कोई भी बिजनेस, कोई भी लोग, ठीक है, वो अपने पैसे को डिपॉजिट कर सकता है, उन पे इंटरेस्ट अर्न कर सकता है और अपने पैसे को विड्रॉ भी कर सकता है जब भी उसको उस पैसे की ज़रूरत हो, ठीक है। अगला जो हमारा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है वो है क्रेडिट कार्ड एंड लोन्स। ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमें बैंक। दीज आर फाइनेंशियल प्रोडक्ट। हाँ, ये जो हमारे है ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो कि अलाउ करते हैं इंडिविजुअल को, मतलब लोगों को और बिजनेस को, ताकि वो बोरो कर सके मनी को और पेमेंट कर सके अपनी, मतलब उधार ले सके बैंक से
जो क्रेडिट कार्ड है उसकी हेल्प से आप बैंक से उधार ले सकते हो, मनी को बोरो कर सकते हो, ठीक है। और अपनी जो पेमेंट आपको करनी है किसी को, वो पेमेंट भी कर सकते हो इसकी हेल्प से, विद इंटरेस्ट चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। बट जो आप क्रेडिट अमाउंट लेते हो बैंक से, जब आप उसे रीपे करते हो ना, तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है उस पर, ठीक है। आगे है हमारा म्यूचुअल फंड। दीज आर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट दैट पूल मनी फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक, बॉन्ड्स एंड अदर असेट मैनेज बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर। म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होता है, इसमें जो सभी लोगों का पैसा होता है ना, वो एक व्यक्ति के द्वारा एक जगह इन्वेस्ट करा जाता है, ठीक है। एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करा जाता है जहाँ से कि उसे उस पैसे पे हायर रेट ऑफ रिटर्न मिले, ठीक है। फिर जब उसे हायर रेट ऑफ रिटर्न उस पैसे पे मिल जाता है, तो वो उसी पैसे को जिन लोगों से उसने लिया था ना, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और बीच में अपना कमीशन ले लेता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा पूल समझ सकते हो आप, जिसके के अंदर आप पैसा लगा सकते हो और हायर रेट ऑफ रिटर्न ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद है हमारा स्टॉक एंड बॉन्ड। दीज आर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट दैट अलाउ इंडिविजुअल एंड बिजनेस टू बाय ओनरशिप इन अ कंपनी, ठीक है। स्टॉक की हेल्प से आप किसी भी कंपनी के अंदर ओनरशिप बाय कर सकते हो, ठीक है। बॉन्ड्स की हेल्प से आप किसी भी कंपनी में जो पैसा है वो लैंड कर सकते हो, ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ पोटेंशियल रिटर्न। मतलब अगर आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाओगे तो उस पर आपको रेट ऑफ जो रिटर्न है ना, इंटरेस्ट होता है, वो आपको मंथली या फिर एनुअली मिलता रहता है, ठीक है। कुछ और फाइनेंशियल प्रोडक्ट है हमारे, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। दीज आर फाइनेंशियल प्रोडक्ट दैट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट पोटेंशियल लॉसेज ड्यू to foreseen unforeseen events such as life insurance, health insurance, ऑटो इंश्योरेंस एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना, वो बिजनेस को भी और जो इंडिविजुअल होते हैं उन्हें कई तरह की चीज़ों से, कई तरह की सरकमस्टांसेस से उन्हें बचाता है, ठीक है। हमारा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है इंश्योरेंस पॉलिसी। जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो इंडिविजुअल और बिजनेस को कई प्रकार की जो सरकमस्टांसेस होती है जो कि उनके फ्यूचर में आ जाती है और जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, उससे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है हमारी, जैसे हम करवा सकते हैं अपना हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस करा सकते हैं, ठीक है। मतलब जो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स है ना, हम उनके साथ डील कर सकते हैं इंश्योरेंस की हेल्प से, ठीक है। एक और हमारा जो लास्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट बचा है वो है रिटायरमेंट अकाउंट। दीज आर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट दैट हेल्प्स इंडिविजुअल सेव फॉर रिटायरमेंट सच एज 401k प्लान, IRAS एंड पेंशन प्लान। तो रिटायरमेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें मेनली जो इंसान है वो पैसे को सेव कर सकता है, ठीक है, फ्यूचर के लिए। और इसके अंदर मेनली इस तरीके की जो पॉलिसीज़ है और जो प्लान्स है वो आते हैं, जैसे 401k प्लान, IRAS, पेंशन प्लान, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें कुछ पॉलिसीज़ और प्लान्स आते हैं जिनकी हेल्प से आप अपने फ्यूचर के लिए पैसे को सेव कर सकते हो। अगला हमारा टॉपिक है सेविंग। सेविंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग असाइड मनी फॉर फ्यूचर यूज़। तो सेविंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आप जो अपना पैसा है उसे सेव कर सकते हो, किसके लिए, फ्यूचर के लिए, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एज इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू अचीव देयर फाइनेंशियल गोल। और ये भी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसकी हेल्प से जो एक व्यक्ति है वो अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकता है, ठीक है। आगे हमारा फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हैविंग सेविंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मतलब अगर आप सेविंग करते हो ना तो आपको ये सारे बेनिफिट होंगे, जो ये नीचे लिखे हुए हैं ना, ये इनके बेनिफिट है, ठीक है। अगर आप सेविंग करते हो तो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। मतलब जो आपका पैसा है उसे एक अच्छे से सिक्योरिटी मिलेगी, आप उससे जोड़ पाओगे फ्यूचर के लिए। मतलब अगर फ्यूचर में आपको कुछ लॉस हो गया, ठीक है, कुछ खर्चा आ गया अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, तो आप उससे डील कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पैसा सेव ही नहीं कर रखा होगा तो आप उस प्रॉब्लम से कैसे डील करोगे, ठीक है।
अचीविंग फाइनेंशियल गोल्स, अगर आप सेविंग करते हो तो उससे जो आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं वो भी क्या हो सकते हैं, अचीव हो सकते हैं। सेविंग मनी कैन हेल्प इंडिविजुअल अचीवमेंट फाइनेंशियल गोल्स सच एज बाइंग। अब जैसे कोई व्यक्ति है वो हर महीने 10,000 रुपये जोड़ रहा है, क्यों जोड़ रहा है, ताकि वो फ्यूचर में आके एक 20 लाख रुपए का हाउस खरीद सके। ठीक है, तो वो जो आप सेविंग है वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक फिक्स्ड रीज़न की वजह से करो, आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो। कोई रिटायरमेंट के लिए सेविंग कर रहा है, कोई अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सेविंग कर रहा है। ठीक है, अर्निंग इंटरेस्ट, सेविंग दैट आर डिपॉजिट इनटू अ बैंक। अब सिंपल सी बात है, जो भी आप सेविंग करते हो बैंक अकाउंट के अंदर, अब उस पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट होके मिलता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, जो कि आपको इंटरेस्ट अर्न करने में भी हेल्प करता है। लेकिन अगर आपने सेविंग करी नहीं होती तो आपको इंटरेस्ट कहाँ से मिलता, इसलिए जो सेविंग है वो हमारी इंटरेस्ट को अर्न करने में भी हेल्प करता है। पीस ऑफ माइंड, नोइंग दैट वन हैज सेविंग कैन प्रोवाइड पीस ऑफ माइंड, मतलब आपके दिमाग के अंदर ना एक तरीके से शांति प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब जब आपके पास पैसा है, आप कोई भी फ्यूचर प्रॉब्लम के साथ डील कर सकते हो। ठीक है, तो आपको किस चीज़ की टेंशन है, तो वो एक तरीके से आपके जो माइंड है उसमें पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमारा टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पढ़ा होगा, जो अभी आपका पेपर गया है। मनी हैज़ टाइम वैल्यू बिकॉज अ रुपी टुडे इज वर्थ more than rupee in future due to factors such as opportunity cost of sacrificing present need for future goal, inflation and the need for compensation for risk and return। इसमें बेसिकली ये लिखा हुआ है कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसका मतलब क्या है, कि जो पैसा है ना हमारा, जो हमारा पैसा है उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो हमारे फ्यूचर वैल्यू से ज़्यादा होती है। जैसे आज की डेट में अगर आप जो एक बिस्किट है वो 10 रुपीज़ का परचेज करते हो, तो फ्यूचर में ना उसी बिस्कुट की जो वैल्यू है वो 20 से 30 रुपीज़ हो जाएगी। मतलब आज के जो आपके 10 रुपीज़ है वो फ्यूचर के 20-30 रुपीज़ के बराबर है। तो हुई ना, प्रेजेंट वैल्यू की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो फ्यूचर वैल्यू की वैल्यू से क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब जो ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये फ्यूचर वैल्यू है, इन्हें कैलकुलेट करने का कुछ फॉर्मूला होता है। चलिए उन फॉर्मूले को देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो है हमारा फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का। ठीक है, कि अगर आज किसी चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू इतनी है तो उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। तो बेसिकली इसमें आप एक बार इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हमारा होता है FV इज इक्वल टू PV मल्टीप्लाई बाय 1 + R⁴n। ठीक है, अब मैंने लिखा हुआ है FV का मतलब है फ्यूचर वैल्यू, PV का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू, R का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट और N का मतलब है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, इफ़ यू इन्वेस्ट ₹10,000 टुडे फॉर 5 years एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट 8%, मतलब अगर आप आज की डेट में 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, कितने सालों के लिए, 5 साल के लिए, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 8% पे। ठीक है, तो आपकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी। तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना था यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू हमारी कितनी है, 10,000। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट 1 + R लिखना था हमें। ठीक है, R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है आपको 8%। ठीक है, अब 8% दे रखा है। आप बोलोगे भैया यहाँ पे आपने 8 क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे तो लिखा है 0.08। अब 8% दे रखा है ना, तो 8% में अगर हम इसे कन्वर्ट करें ना, तो 8 को हमें 100 से डिवाइड करना होता है। तो अगर हम 8 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.08 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसकी पावर हमें कितनी लगा देनी है, 5 लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद हमें इसे सोल्व आउट करना है। अब आपका जो पेपर है ना उसमें कैलकुलेटर अलाउ है। आपका जो पेपर है उसके अंदर आपका जो कैलकुलेटर है वो क्या है, अलाउड है। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर लेके जाना। मैं आपको इसको ना कैलकुलेटर से सोल्व करने का तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले अपना तो कैलकुलेटर ढूंढ लो जहाँ पर भी पड़ा हुआ है। ठीक है, ढूंढ लिया। अब आधे बच्चों को तो मिल ही नहीं रहा होगा, चलो जिनको मिल गया
उनके लिए बात है, ठीक है। बाकी तो अभी थोड़ी देर बाद होने वाली रात है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है अपने कैलकुलेटर पे, 1 प्लस 1 में प्लस करो 0.08, ठीक है। 1 में प्लस करो 0.08, कितना आया आपका, आ गया होगा 1.08 आ गया। फिर आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पे लिखा होगा 1.08। आपको क्या करना है, एक बार मल्टीप्लाई का साइन दबाओ अब, ठीक है, दबा दिया एक बार मल्टीप्लाई का साइन। फिर आपको 4 बार इक्वल टू दबाना है। जो इक्वल टू का साइन होता है ना, उसे कितनी बार दबाना है, 4 बार। दबा दिया। अब आ रहा होगा आपका आंसर ये 1.469, ठीक है। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया आपने 4 बार क्यों दबवाया। पहले तो हमने क्या करा कैलकुलेटर में, 1 प्लस 0.08 को, ठीक है, 1 में प्लस करा 0.08 को, तो हमारा आ गया था आंसर 1.08। फिर उसकी पावर थी 5, ठीक है, मतलब 1.08 को आपको 5 बार मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने क्या करवाया, आपको 1.08 कैलकुलेटर पे आपने लिखा सबसे पहले, फिर मल्टीप्लाई का साइन दबाया, फिर इक्वल टू का जो साइन था वो आपने 4 बार दबाया, ठीक है। अगर आपकी पावर 5 दे रखी है, अगर आपकी पावर 5 दे रखी है, तो आपको जो इक्वल टू का साइन है वो 4 बार दबाना है। अगर आपकी पावर 6 दे रखी है, तो आपको इक्वल टू का साइन 5 बार दबाना है। अगर आपकी पावर 7 दे रखी है, तो आपको इक्वल टू का साइन 6 बार दबाना है। मतलब आपको जितनी भी पावर दे रखी होती है ना, उससे एक कम बार आपको इक्वल टू का साइन दबाना होता है, ठीक है। तो ये ट्रिक होती है कैलकुलेटर की, जिसकी हेल्प से आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ब्रैकेट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1.469। अब 1.469 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 10,000 से। तो जब आप 1.469 को मल्टीप्लाई करोगे 10,000 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 14690, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन बोरोड ₹1 लाख एट 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब यहाँ पे ना एक वर्ड आ गया क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, जब हम पूरे ईयर को, एक जो हमारा पूरा 1 ईयर होता है, उसे कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसे हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, क्वार्टरली। तो इस क्वार्टरली के केस में जो आपको रेट ऑफ रिटर्न दे रखा होता है ना, मतलब जो 8% आपको रेट दे रखा था, ठीक है, आपको उसको क्या करना है, उसे 4 से डिवाइड कर देना है, उसे 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 8 को 4 से डिवाइड करोगे, आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, जो आपका ईयर है, ईयर आपको कितना दे रखा है, 5। ईयर को आपको 2 से नहीं, आपको ईयर को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ईयर को आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले आपने क्या करा, 8% इंटरेस्ट दे रखा था, उसे 4 से डिवाइड करा, आपका कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा, आपने जो आपका ईयर दे रखा था उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका उसे मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात अगर मैं बोलूँ, आपको रेट को क्वार्टरली वाले केस में 4 से डिवाइड कर देना है, और नंबर ऑफ ईयर को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, किस वाले केस में, क्वार्टरली वाले केस में, ठीक है। अब जो भी आपकी जो ये वैल्यू है ना, इसे पुट कर देनी है, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में कर रहा था, सिंपल तरीके से। बस आपको ये देखना है, क्वेश्चन में क्वार्टरली दे रखा है, अगर एनुअली दे रखा है तो कुछ नहीं करना, क्वार्टरली दे रखा है तो 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर आपको सिंपल फॉर्मूला लगा देना है फ्यूचर वैल्यू वाला, पहले प्रेजेंट वैल्यू लिखनी है, ठीक है। फिर 1 प्लस रेट लिखना है, रेट कितना दे रखा था, 2। अब 2 की जगह 0.02 क्यों आया, क्योंकि 2 को हमने किससे डिवाइड कर दिया, 100 से। फिर उसकी पावर कितनी चढ़ाएंगे हम, 20, क्योंकि इसमें जो हमारे ईयर है वो कितना हुआ, 20। अब 20 कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले अपना कैलकुलेटर उठाओ, लिखो 1 प्लस 0.02 की पावर तो उसमें चढ़ा नहीं सकते ना, तो कैलकुलेटर में खाली लिखना है आपको 1 प्लस 0.02, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद आपको प्रेस करना है मल्टीप्लाई का साइन, करा, एक बार प्रेस करना है खाली। फिर उसके बाद आपको जो इक्वल टू का साइन है वो कितनी बार प्रेस करना है, 19 टाइम्स प्रेस करना है। अब अगर आप 19 टाइम प्रेस करोगे ना इक्वल टू के साइन को, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मतलब आपका ब्रैकेट वाली वैल्यू सोल्व होकर आ जाएगी 1.4859। उसके बाद आपको इस वैल्यू को
1 लाख से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है और फिर एट द एंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ काफ़ी ज़्यादा इजी वे में मैंने आपको समझाया है और आपको समझ भी आ गया। अगर फिर भी बच्चों आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, अब इसमें एक और केस बनता है हमारा, अ पर्सन बोरोड ₹1 लाख एट 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, व्हाट अमाउंट डज ही हैव टू पे बैक इन 5 ईयर्स। ये वो मैंने क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो ये क्वार्टरली लिखा हुआ है ना, इसकी जगह आप सेमी एनुअली कर लेना, ये गलती से लिख दिया सेमी एनुअली। ठीक है, सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है, सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है, जो आपका ये पूरा ईयर है ना, इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ऊपर वाले में हमने ईयर को 4 पार्ट में डिवाइड करा था, इसमें हमने जो ये हमारा ईयर है इसे कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में। तो ऊपर जैसे हमने 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई करा था ना, यहाँ पे हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जैसे फॉर्मूला हम लगाते हैं ना फ्यूचर वैल्यू का, सिंपल तरीके से वैसे ही लगा देना है। ठीक है, सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू लिखी, फिर रेट ऑफ रिटर्न लिखा, 4 को 100 से डिवाइड करके उसकी पावर 10 चढ़ाई। ठीक है, फिर 1 में प्लस करा 0.04, तो हमारा आ गया 1.04। ठीक है, फिर उसकी पावर 10 सोल्व करी, कैसे सोल्व करी, कैलकुलेटर पे लिखा 1.04। ठीक है, क्योंकि प्लस करके यही आएगा ना 1.04। फिर मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करा, फिर इक्वल टू का साइन प्रेस करा, कितनी बार, 9 बार, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 10। ठीक है, फिर ब्रैकेट सोल्व होकर आपका आंसर आ जाएगा 1.480। फिर उसे 1 लाख से आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है और आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 14802। ठीक है, ये हमने देखा कि आप फ्यूचर वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अब हमारा दूसरा फॉर्मूला आता है कि आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, आपको फ्यूचर वैल्यू दे रखी होगी, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसमें भी सारी चीज़ें हमारी सेम है। FV का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, PV का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और N का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है व्हाट अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड नाउ। ठीक है, मतलब आज की डेट में आप कितना जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट करो। ठीक है, जो फ्यूचर में वो अमाउंट है वो 85,000 हो जाए, 5 ईयर के अंदर होना चाहिए, लेकिन जिस पे आप इंटरेस्ट 9% अलाउ करोगे। ठीक है, अब सिंपल इसमें जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वही लगाया ना जो अभी ऊपर बताया। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई में 1 + R की पावर n। ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड का साइन आएगा यहाँ पे। ठीक है, ऊपर प्रेजेंट वैल्यू वाले में मल्टीप्लाई था, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, डिवाइड का साइन आएगा। ठीक है, देखो यार डिवाइड का साइन है, मतलब ये अपॉन में है इसके। तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 + R की पावर n। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 85,000। 1 + R, तो 1 में अगर हम 0.09 प्लस करेंगे तो 1.09 ही हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। अब 0.09 कैसा है वो भी आपको पता होगा कि 9 को 100 से डिवाइड कर दिया, वो मैंने आपको बता दिया, और उसकी पावर 5। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अगर आप अपनी कॉपी में लिखोगे तो 85,000 डिवाइड बाय 1 में प्लस करोगे आप 0.09 की पावर 5, सोल्व कर लोगे। पहले नीचे वाले की वैल्यू निकाल लेना, जैसे मैंने आपको बताई थी कैलकुलेटर की हेल्प से। ठीक है, फिर इन दोनों को क्या कर देना, डिवाइड कर देना। अब जब तुम इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 55244.17। ठीक है, अब कुछ पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। जैसे ही हमने फ्यूचर वैल्यू वाले में क्वार्टरली निकाला था, ठीक है, सेमी एनुअली निकाला था, तो क्वार्टरली निकालने के लिए हमने क्या करा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड कर दिया था 4 से और नंबर ऑफ ईयर को मल्टीप्लाई कर दिया था 4 से। ठीक है, और सेमी एनुअली निकालने के लिए हमने क्या करा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड कर दिया था 2 से और नंबर ऑफ ईयर को मल्टीप्लाई कर दिया था 2 से। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगी। अगर प्रेजेंट वैल्यू वाले केस में भी क्वार्टरली और सेमी एनुअली आ जाए ना, तो आपको यही करना है।
ठीक है, इसमें हमारा एक और क्वेश्चन है, मतलब एक और फॉर्मूला है इस चैप्टर में, कौन सा, इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। यह फॉर्मूला खाली देख लेना, ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो मैंने आपको क्वेश्चन के साथ समझा दिए, बट बाय चांस अगर आपके पेपर में आ जाए तो मैंने ये भी लिख दिया है, इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट का हमारा फॉर्मूला होता है 1+i/n, ठीक है, की पावर n-1। देख के चले जाना इस फॉर्मूले को, बाय चांस अगर कोई क्वेश्चन बन जाए तो आप इजीली उसे क्या कर पाओ, अटेम्प्ट कर पाओ। अगला हमारा टॉपिक आ जाता है मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन आर एसेंशियल फॉर अचीविंग फाइनेंशियल गोल्स। तो आपको जो मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग है और जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, मतलब पैसों का एक अच्छे से डिसिप्लिन में मैनेज करना, ठीक है, तो वो फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज द एबिलिटी टू कंट्रोल योर स्पेंडिंग हैबिट एंड मेक योर रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि पैसों के खिलाफ डिसिप्लिन मेंटेन करना, मतलब आलतू फालतू के खर्चे कम करना, ठीक है, और पैसों से रिलेटेड एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेना, मतलब पैसों से रिलेटेड एक अच्छा डिसीजन लेना ताकि आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है वो अचीव हो सके और जो आपका एक्सपेंस है वो भी ज़्यादा ना आए, ठीक है। इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए आपको करना पड़ेगा, आपको बजट क्रिएट करो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अवॉइड इम्पल्स बाइंग, जो भी आप आलतू फालतू के खर्चे करते हो ना उन्हें कम करो, कैश को ज़्यादा यूज़ करो। अवॉइड डेब्ट, मतलब उधार लेना लोगों से आप क्या करो, कम करो। सेव फर्स्ट, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए सबसे पहले सेविंग भी करते रहो। ये नहीं कि आप जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसे उड़ाते जा रहे हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो एम्प्लॉय के बीच में, करना तो अच्छी बात है, बट आपको अपने बिजनेस के लिए सेव भी करना है, ठीक है। अपने जो फाइनेंसिस है उन्हें आपको क्या करना है, रेगुलरली देखना है। अपना जो पैसा है उन्हें रेगुलर देखना है कि हाँ भाई कि अच्छे से एक्सपेंस हो पा रहे हैं, खर्चा हो पा रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें अच्छे से चल रही है या नहीं चल रही। बिल्ड एन इमरजेंसी फंड, आपको एक इमरजेंसी फंड भी बिल्ड करना है, ठीक है, मतलब जो आपकी इमरजेंसी की सिचुएशन में आपके बिजनेस की हेल्प करे। बैंकिंग इन्वॉल्व्स, अगला हमारा टॉपिक है बैंकिंग। बैंकिंग इन्वॉल्व्स डिपॉजिटिंग मनी इनटू एन अकाउंट विच कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट, अर्निंग इंटरेस्ट एंड बोरोइंग मनी, ठीक है। जो बैंकिंग है हमारी वो किस तरीके से हेल्प की जाती है बिजनेस के द्वारा या फिर इंडिविजुअल के द्वारा, तो बैंकिंग के हेल्प से वो क्या कर सकता है, अपने पैसे को डिपॉजिट कर सकता है, कोई भी पेमेंट कर सकता है, ठीक है, इंटरेस्ट अर्न कर सकता है, पैसे को उधार ले सकता है, किसकी हेल्प से, बैंक की हेल्प से, ठीक है। बैंक ऑल्सो ऑफर वेरियस टाइप फाइनेंशियल प्रोडक्ट सच एज लोन्स, क्रेडिट कार्ड एंड लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस भी हो सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस भी हो सकता है, कोई से भी इंश्योरेंस हो सकते हैं। तो जो बैंक है वो बिजनेस और इंडिविजुअल को ऑफर करती है कई तरीके के फाइनेंशियल प्रोडक्ट। ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट मैंने आपको ऊपर भी बताए थे, ठीक है, जैसे सच एज लोन, क्रेडिट कार्ड और इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आती है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट के अंदर आती है। ये हमारा लिखा हुआ है, बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर डाइवर्स इन इंडिया, हेयर कॉमन बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल इन इंडिया। तो जो बैंक है वो कई प्रकार की हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करता है, तो इसमें हम बात करेंगे कि वो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो कि इंडिया के अंदर अवेलेबल है, जो कि बैंक के द्वारा प्रोवाइड की गई है। सबसे पहला है हमारा सेविंग अकाउंट। A saving account is basic type of bank account that allow individual to deposit and withdraw money and earn interest। तो सेविंग अकाउंट में बेसिकली क्या होता है, एक जो व्यक्ति है वो अपना पैसा डिपॉजिट कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है और इंटरेस्ट को क्या कर सकता है, अर्न कर सकता है। अगला हमारा है करंट अकाउंट। अ करंट अकाउंट इज डिजाइन फॉर बिजनेस एंड अलाउ देम टू डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी, मेक रिसीव पेमेंट। तो जो करंट अकाउंट होता है ना वो मेनली बिजनेस के लिए होता है ताकि बिजनेस अपनी पेमेंट रिसीव कर सके, पेमेंट पे कर सके, ठीक है। आगे हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट।
ऑफर्ड अ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न ओवर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। जो फिक्स्ड डिपॉजिट होता है उस पर हमें ना एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद। दे आर पॉपुलर अमंग इंडिविजुअल लुकिंग फॉर लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। और जो फिक्स्ड डिपॉजिट है उसमें काफ़ी ज़्यादा कम रिस्क होता है और ये इन्वेस्टमेंट करने का काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मेथड है। उसके बाद है हमारा लोन। बैंक ऑफर वेरियस टाइप्स ऑफ लोन सच एज होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन और एजुकेशन लोन। तो जो बेसिकली बैंक्स होता है, ठीक है, अलग अलग तरीके के जो बैंक्स होते हैं वो ना हमें ना अलग अलग तरीके के क्या करते हैं, लोन्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, ठीक है, कार लोन और एजुकेशनल लोन, ठीक है। आगे हमारा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आर पेमेंट यूज कार्ड दैट अलाउ इंडिविजुअल टू मेक परचेज ऑन क्रेडिट। तो जो क्रेडिट कार्ड है वो एक ऐसा कार्ड होता है जिसकी हेल्प से आप क्रेडिट में क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, मतलब उधारी पे माल को खरीद सकते हो। आगे हमारा पॉइंट है इंश्योरेंस। मैनी बैंक इन इंडिया ऑफर वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस इंक्लूडिंग लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस। तो जो कई प्रकार के बैंक है ना इंडिया के अंदर, वो कई प्रकार के इंश्योरेंस क्या करते हैं, ऑफर करते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और व्हीकल्स इंश्योरेंस। अगला हमारा टॉपिक है डिजिटलाइजेशन, ठीक है, इसमें एल मिसिंग है। डिजिटलाइजेशन हैज ट्रांसफॉर्म द वे ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर कंडक्ट। सम ऑफ द पॉपुलर डिजिटलाइज्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया इंक्लूड। अब इन्होंने बोला हुआ है जो डिजिटलाइजेशन है वो बेसिकली वो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है आज के टाइम में, ठीक है, और अधिकतर जो पेमेंट है वो ऐसी ही करी जाती है डिजिटलाइजेशन के द्वारा। नेट बैंकिंग एंड यूपीआई, ठीक है, यूपीआई का नाम तो आपने सुना ही होगा, इसके थ्रू हम पेमेंट करते हैं ना एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। यूपीआई की हमारी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, is a real time payment system that enables instant fund ट्रांसफ़र बिटवीन बैंक अकाउंट थ्रू दी मोबाइल फ़ोन। तो यूपीआई की हेल्प से आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे को क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है, और ये खाली काम आपका फ़ोन से हो सकता है, आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है सेपरेट, ठीक है। आगे लिखा हुआ है हमारा डिजिटल वॉलेट। डिजिटल वॉलेट आर मोबाइल एप्लीकेशन दैट इनेबल्स यूज़र टू स्टोर डिजिटल मनी एंड मेक कैशलेस ट्रांजैक्शन। तो डिजिटल वॉलेट एक तरीके से समझ लो जैसे आपके पास आपका पर्स होता है, तो पर्स में आप करेंसी रखते हो इंडिया की, ठीक है, जो कि रुपीज़ में है, ठीक है, जैसे 10 का नोट, 1000, ठीक है, 100 रुपीज़, 500, जितने का भी मतलब नोट आप रखते हो उसके अंदर। वैसे ही हमारा एक डिजिटल वॉलेट होता है जिसके अंदर जो हमारे पैसे होते हैं ना वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं, ठीक है, खाली हमें वहाँ पे अमाउंट्स होता है, जैसे आपके डिजिटल वॉलेट में 150 रुपीज़ है, 160 रुपीज़ है। पेटीएम आज की डेट में सभी यूज़ करते हैं, फ़ैन पे, ठीक है, और कई प्रकार के ऐप है जो कि आप यूज़ करते हो, तो उसमें आप खाली अमाउंट देख पाते हो कि आपके पास इतने रुपये है, वहाँ पे नोट नहीं दिखते कि 10 के नोट इतने हैं, 5 के सिक्के इतने हैं, 1 के सिक्के इतने हैं, ठीक है। आगे हमारा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड को एटीएम कार्ड भी कहा जाता है और दूसरा है हमारा क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट एंड विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बैंक। तो डेबिट कार्ड का यूज़ करके आप पेमेंट पे कर सकते हो, ठीक है, पैसा विड्रॉ कर सकते हो मनी की फॉर्म में, कहाँ से, बैंक से। और क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके आप क्या करते हो, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके आप बोरो कर सकते हो, मतलब उधार ले सकते हो पैसा, किससे, बैंक से। लेकिन जो भी आप पैसा उधार लेते हो ना उसकी एक लिमिट होती है, मतलब जो आपकी क्रेडिट कार्ड आपको मिला हुआ है उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट से ऊपर आप पैसा उधार नहीं ले सकते। और जो भी आपने पैसा उधार लिया है उस उधारी के पैसे पे आपको इंटरेस्ट के साथ कुछ टाइम पीरियड के बाद उस पैसे को किसको पे करना पड़ता है, बैंक को दोबारा पे करना पड़ता है। ये नहीं कि खाली पैसा लेके रख लिया क्रेडिट कार्ड की हेल्प से, पैसा पे भी करना है इंटरेस्ट के साथ। अब आगे हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी एंड प्रिकॉशन अगेंस्ट पोंजी स्कीम एंड ऑनलाइन फ्रॉड। आपने आज की डेट में देखा होगा जब आप किसी को कॉल भी मिलाते हो, ठीक है, तो वो बोलता है कि साइबर क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो आप इस नंबर पे डायल करो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जो ऑनलाइन फ्रॉड है, ठीक है, और जो कि
स्कीम्स चलाई जाती है, पोंजी स्कीम चलाई जाती है लोगों के द्वारा कि लोग उसमें अट्रैक्ट हो और फिर वो उनके साथ साइबर क्राइम कर दें, ठीक है। तो उनसे तुम कैसे बच सकते हो, क्या क्या मेथड है, क्या क्या प्रिकॉशन है और क्या क्या सिक्योरिटीज़ हैं जिनकी हेल्प से आप उन प्रॉब्लम के साथ क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो। सबसे पहला है रिसर्च एंड वेरीफाई। बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्कीम और प्रोडक्ट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिसर्च एंड वेरीफाई। आप अगर कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना, सबसे पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करो और वेरीफाई करो, ठीक है। बिना रिसर्च वेरीफाई के आप अपना जो पैसा है वो कहीं पर भी इन्वेस्ट मत करो। आगे लिखा हुआ है अवॉइड हाई रिटर्न, बी क्वेश्चंस ऑफ इन्वेस्टिंग स्कीम्स दैट ऑफर एक्सेप्शनली हाई रिटर्न। ऐसी स्कीम से थोड़ा दूर रहो या फिर उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करो जो कि आपको हाई रेट ऑफ रिटर्न ऑफर करती है, क्योंकि वो आपको हाई रेट ऑफ रिटर्न इसलिए ऑफर करती है ताकि आप उस स्कीम के फेवर में क्या हो, अट्रैक्ट हो और उसमें अपना पैसा लगाओ और फिर वो आपके साथ फ्रॉड कर सके। तो अगर आपको किसी भी हाई रेट ऑफ रिटर्न वाले में इन्वेस्ट करना है ना अपना पैसा, तो उसके बारे में पहले जांच पड़ताल कर लो। अगर वो वैलिड है, मतलब लॉफुल है, तो उसमें इन्वेस्ट कर दो, वरना उससे दूर रहो। डोंट शेयर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। बोलते हैं ना कि भाई अपना आधार कार्ड नंबर, ओटीपी, ठीक है, अपना जो मोबाइल नंबर है, वो जो वेबसाइट होती है ना, कुछ फ्रॉड वेबसाइट होती है, उन पे शेयर मत करा करो। अगर कोई भी मैसेज आ रहा है कहीं से, तो वो बोल रहा है कि हमें ओटीपी बता दो या फिर ये वाला कोड बता दो जो कि आपके फ़ोन नंबर पे है, तो आपको बताना नहीं है। अपनी पर्सनल डिटेल, अपना पासवर्ड, ये किसी के भी साथ शेयर नहीं करना, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है जिनकी हेल्प से आपके साथ क्या हो सकता है, साइबर क्राइम हो सकता है। यूज़ सिक्योर प्लेटफॉर्म। आप सिक्योर वेबसाइट को यूज़ करो, ऐसी वेबसाइट को यूज़ मत करो जो आपने आज तक देखी ना हो। ऐसी वेबसाइट को यूज़ करो जिसे बाकी के लोग भी यूज़ कर रहे हैं और जो कि वैलिड और लॉफुल है। कीप सॉफ्टवेयर अपडेट। अपना जो मोबाइल का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, या फिर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, उसे जो अभी आपका सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है ना, उसके हेल्प से अपडेट कर लो। मतलब जो करंट में सॉफ्टवेयर है उसके अकॉर्डिंग रखो, पुराना सॉफ्टवेयर मत रखो। उसकी हेल्प से भी आपके साथ क्या हो सकते हैं, साइबर क्राइम हो सकते हैं। आगे है स्टे अलर्ट। आपको हमेशा अलर्ट रहना है, क्योंकि आप कितने भी मेथड फॉलो कर लो, अगर आप अलर्ट ही नहीं रह रहे तो आपके साथ साइबर क्राइम होने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। और इन सारे पॉइंट को अप्लाई करने के लिए आप क्या होने चाहिए, एजुकेट होने चाहिए। मतलब आपको साइबर क्राइम की जो कॉल्स है वो कैसे आती है, ठीक है, वो किस किस तरीके की सिचुएशन में आपको फंसा देते हैं, आप उन सिचुएशन से कैसे निकल सकते हो, ठीक है, अपने आप को उन सिचुएशन से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप क्या होने चाहिए, एजुकेट होने चाहिए, ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगला हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट गोल्स एंड डेवलपिंग अ प्लान टू अचीव दोज गोल्स। सबसे पहले हम अपने इन्वेस्टमेंट गोल को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, फिर एक प्लान को डेवलप करते हैं ताकि उन गोल्स को क्या कर सके, अचीव कर सके। Investment can help individual to grow their wealth over time and achieve the financial goals such as saving for retirement, funding child education और buying house। तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो हमने गोल सेट करे हैं ना उन्हें अचीव कर सकते हैं। जैसे वो गोल कैसे भी हो सकता है, जैसे हमने रिटायरमेंट के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी जगह पर, चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी जगह पर, हाउस को बाय करने के लिए इन्वेस्ट कर दे किसी जगह पर। तो अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे ना, ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग भी करना ज़रूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद हम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करेंगे। तो अगर हमारी जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है वो अगर अच्छी होगी तो हमारे जो गोल्स हैं, ठीक है, वो भी कंप्लीट हो पाएंगे। अब बात करते हैं कि जो ये इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होती है इसके अंदर कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला है डेटरमाइन द इन्वेस्टमेंट गोल। सबसे पहले अपने गोल को डेटरमाइन कर लो कि आपका गोल क्या है, आप इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हो, ठीक है। दूसरा, असेस रिस्क टॉलरेंस। जितना भी रिस्क आ रहा है उसे अच्छे से समझो, ठीक है। डेटरमाइन इन्वेस्टिंग ऑप्शन। अब जब आप इन्वेस्ट करने के लिए जाते हो तो आपके जो इन्वायरमेंट है ना उसके अंदर बहुत तरीके के ऑप्शन है, आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको बेस्ट जो ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का वो चूज़ करना है उसमें से। उसके बाद है डेवलप अ इन्वेस्टमेंट प्लान।
अब ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको एक इन्वेस्टमेंट जो प्लान है ना उसे क्या करना है, डेवलप करना है। उसके बाद है हमारा मॉनिटर एंड एडजस्ट द इन्वेस्टमेंट प्लान। उस जो प्लान को आपने बनाया है ना उसे अच्छे से मॉनिटर करो, देखो और एडजस्ट करो अगर कोई भी उसमें दिक्कतें आ रही है तो, ठीक है। अब बात करते हैं जो ये इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होती है इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है अचीविंग फाइनेंशियल गोल्स। जो हमारी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है वो इंडिविजुअल या फिर बिजनेस की हेल्प करती है ताकि वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकें, ठीक है। जैसे क्या क्या हो सकता है फाइनेंशियल गोल उसका, जैसे एजुकेशन के लिए सेव करना, अपने लिए घर खरीदना। वेल्थ अक्यूमुलेशन, investing can help individual to grow their wealth over time and achieve financial security। मतलब अपनी पूरी ओवरऑल चीज़ों को ग्रो करने में भी जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग है ना वो हेल्प करती है। उसके बाद है हमारा टैक्स बेनिफिट। सम इन्वेस्टमेंट ऑफर टैक्स बेनिफिट सच एज टैक्स डेफर्ड ग्रोथ और टैक्स फ्री विड्रॉल। कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जिसमें कि आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती उस अमाउंट पर जो कि आपने इन्वेस्ट करा है। डाइवर्सिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैन हेल्प इंडिविजुअल टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ लूजिंग द मनी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो आपका जो पैसा खोने का डर होता है वो एक तरीके से कम हो जाता है, जो रिस्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, इन्वेस्टिंग कैन हेल्प इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। क्योंकि आप जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे आपको उतना ही पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपको इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या होता है, जब मार्केट के अंदर जो प्राइस होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। आगे हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रेफर्स टू वेरियस वेज यू कैन इन्वेस्ट योर मनी विद द एम ऑफ अर्निंग रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपके पास इन्वेस्ट करने के काफ़ी ज़्यादा तरीके होते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, बट आप उस जगह उस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो जिसमें आपको हाई रेट ऑफ रिटर्न मिले, ठीक है। तो कुछ पॉपुलर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि इंडिया के अंदर इंक्लूडेड है। सबसे पहला, आप अपने पैसे को स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। दीज आर शेयर्स ऑफ ओनरशिप इन कंपनी, व्हेन यू बाई स्टॉक यू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। और जब भी आप किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदते हो ना आप वहाँ के क्या बन जाते हो, शेयर होल्डर बन जाते हो, ठीक है। और जो भी उस कंपनी का प्रॉफिट होगा आप उसमें भी उसके एक तरीके से भागीदार मतलब मेंबर बन जाते हो। आगे हमारा बॉन्ड। दीज आर डेब्ट सिक्योरिटी इशूड बाय कंपनीज और गवर्नमेंट। ये डेब्ट सिक्योरिटी होती है जो कि किसके द्वारा इशू करी जाती है, कंपनी और गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आप किसी बॉन्ड को खरीदते हो, ठीक है, तो आपको अपना जो पैसा है वो लैंड करना पड़ता है इशूअर को, मतलब जो बॉन्ड इशू करता है आपको उसे पैसा देना पड़ेगा क्योंकि आप उसके बॉन्ड को खरीद रहे हो, ठीक है। और इसके रिटर्न में आपको क्या मिलता है, एनुअली या फिर मंथली आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा उस अमाउंट पर जिस अमाउंट से आपने उस बॉन्ड को खरीदा है। म्यूचुअल फंड सेम चीज़। म्यूचुअल फंड मैंने आपको ऊपर भी बताया था। दीज आर प्रोफेशनल मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो दैट पूल मनी फ्रॉम मैनी इन्वेस्टर टू बाय अ डाइवर्स मिक्स ऑफ स्टॉक, बॉन्ड्स एंड अदर। तो ये एक तरीके से सभी लोगों से पैसे इकट्ठा करा जाता है, फिर उसे एक जगह इन्वेस्ट करा जाता है जहाँ से कि उन्हें हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। फिर उस हाई रेट ऑफ रिटर्न को उन लोगों के बीच में ही क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है प्रॉफिट के साथ, ठीक है। उसके बाद है हमारा अगला फाइनेंशियल प्रोडक्ट। अब फाइनेंशियल प्रोडक्ट मैंने आपको ऊपर भी बताया था, फाइनेंशियल प्रोडक्ट के अंदर कई प्रकार की चीज़ें आती है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट रेफर्स टू वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स एंड टूल्स दैट आर अवेलेबल टू इन्वेस्टर। फाइनेंशियल प्रोडक्ट वो टूल्स होते हैं जो कि इन्वेस्टर के लिए अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। सम पॉपुलर प्रोडक्ट इंक्लूड, कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट है जो कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट के अंदर आते हैं, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है हमारा बैंक प्रोडक्ट। दीज इंक्लूड सेविंग अकाउंट, चेक अकाउंट, मनी मार्केट अकाउंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो जो बैंक प्रोडक्ट होता है उसके अंदर हमारे सेविंग अकाउंट आते हैं, चेकिंग अकाउंट आते हैं, मनी मार्केट अकाउंट आते हैं और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं हमारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट।
इंश्योरेंस प्रोडक्ट के अंदर हमारा क्या आता है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, ठीक है, ऑटो इंश्योरेंस भी आता है। उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के बारे में। दीज इंक्लूड स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और रियल इस्टेट। तो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और रियल इस्टेट। उसके बाद हमारे दो और है प्रोडक्ट। पहला कौन सा है, रिटायरमेंट प्रोडक्ट। रिटायरमेंट प्रोडक्ट के अंदर हमारी पॉलिसीज़ और प्लान्स आते हैं, जैसे 401 के प्लान, इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट। तो इस तरीके से पॉलिसीज़ और प्लान ऑफर करता है जो रिटायरमेंट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्रेडिट प्रोडक्ट। दीज इंक्लूड्स क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन्स एंड मोर्टेजेस। तो जो क्रेडिट प्रोडक्ट होता है उसके अंदर हमें क्रेडिट कार्ड मिलते हैं, ठीक है, पर्सनल लोन मिलते हैं और मोर्टेजेस मिलते हैं। अब बात करते हैं इंश्योरेंस प्लानिंग के बारे में। इंश्योरेंस प्लानिंग इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग your risk and determine the appropriate types of level of insurance coverage to your protect yourself and your asset from the financial losses। तो इंश्योरेंस प्लानिंग का मतलब क्या है कि कौन सा इंश्योरेंस आपको खरीदना है, आपको उसके बारे में क्या करनी है, प्लानिंग करनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको किन किन चीज़ों से रिस्क है, ठीक है, और कौन कौन से ऐसे इंश्योरेंस है जो कि आपको उन रिस्क से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और आपके असेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर में जो आपका लॉस होगा उसे बचा सकते हैं, ठीक है। मतलब कौन सा इंश्योरेंस आपको लेना है उसके लिए प्लानिंग करने को इंश्योरेंस प्लानिंग कहा जाता है। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर हम इंश्योरेंस जो प्लानिंग है वो कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा, व्हेन सिलेक्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी इंडिविजुअल शुड कंसीडर वेरियस फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर, अपनी करंट और फ्यूचर नीड्स को, ठीक है, अपने बजट को देखना चाहिए उसे, ठीक है, और उस इंश्योरेंस की कितनी कवरेज है, उसके क्या क्या बेनिफिट है, ये सारी चीज़ उसे देखनी चाहिए जब वो इंश्योरेंस प्लानिंग कर रहा है व्यक्ति या फिर कोई बिजनेस। इंश्योरेंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो जो इंश्योरेंस है ना वो दो कैटेगरी में डिवाइड है। पहला तो है हमारा लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा है नॉन लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। इस इंश्योरेंस के आगे यहाँ पे लाइफ भी आएगा, वो मिसप्रिंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, लाइफ इंश्योरेंस। एक तो होता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा होता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। अब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू योर फैमिली इन अ केस ऑफ अनटाइमली डेथ। अगर कोई व्यक्ति है जो कि इंश्योरेंस बनाता है कंपनी के साथ, ठीक है, इंश्योरेंस के अंदर पार्टिसिपेट करता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ये उस फैमिली की हेल्प करता है जो ये इंश्योरेंस का अमाउंट होता है, ठीक है। पहला होता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस के अंदर टर्म्ड लाइफ इंश्योरेंस। दिस प्रोवाइड कवरेज ऑफ स्पेसिफिक टर्म टाइपिकली 10, 20, 30 ईयर्स। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हमारी जो टाइम लाइन है वो डिफाइन होती है, जैसे वो 10 साल भी हो सकती है, 20 साल भी हो सकती है और 30 साल भी हो सकती है। If the policy holder dies during the term of policy, the beneficiary receive the death benefit। अगर जो व्यक्ति है जिसने इंश्योरेंस बनाया है कंपनी के साथ, अगर वो मर जाता है तो जो उसका अमाउंट है वो बेनिफिशियरी पर्सन को मिलता है, मतलब जो वो पर्सन है उसकी फैमिली को। एक होता है हमारा परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस। दिस प्रोवाइड कवरेज फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द पॉलिसी होल्डर। तो जो परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस होता है वो एक तरीके से पूरी लाइफ की, ठीक है, कवरेज प्रोवाइड करता है पॉलिसी होल्डर को, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। नॉन लाइफ इंश्योरेंस को जनरल इंश्योरेंस भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उस व्यक्ति को जो इन सारी चीज़ों से सफ़र करता है। जैसे व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, वो बीमार पड़ गया, उसके साथ चोरी हो गई, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो गई, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस में। अब नॉन लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हमारे कितने तरीके के इंश्योरेंस आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू द पॉलिसी होल्डर इन अ केस ऑफ इलनेस और इंजरी। तो हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है कि वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब पैसा देता है जब जो व्यक्ति है वो बीमार पड़ जाता है या फिर उसे कोई इंजरी हो जाती है।
उसके बाद है हमारा प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू द पॉलिसी होल्डर प्रॉपर्टी इन अ केस ऑफ डैमेज लॉस ड्यू अनफोर्सीन इवेंट सच एज थेफ्ट, फायर, नेचुरल डिजास्टर। अगर जो व्यक्ति है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें आग लग जाती है या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर अर्थक्वेक आ जाता है जिससे कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो लॉस हो जाता है प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब जो प्रॉपर्टी है उसका लॉस हो जाता है या फिर वो पूरी चली जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसका जो सारा पैसा है ना वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस से वो क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है। उसके बाद आता है हमारा प्रोफेशनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस। अगर आपके जो प्रोफेशन है, जो आप काम कर रहे हो, उसमें अगर कोई दिक्कत आ जाए जिसकी वजह से आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाए, तो उसका जो भी सारा लॉस है ना वो प्रोफेशनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस कवर करता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ट्रैवल इंश्योरेंस। दिस प्रोवाइड कवरेज फॉर मेडिकल एक्सपेंस, ट्रिप कैंसिलेशन, लॉस्ट लगेज एंड अदर ट्रैवल रिलेटेड एक्सपेंस। तो ट्रैवल इंश्योरेंस में हम क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं, अगर आप ट्रैवल करते हो जितना भी आपका मेडिकल एक्सपेंस आता है, ठीक है, अगर ट्रिप कैंसिल हो गई तो उसका भी जो खर्चा आया, आपका जो बैग्स है जो आप जिसमें अपना सारा सामान लेके जाते हो अगर वो खो गया तो उससे रिलेटेड जितना खर्चा आया, और जितने भी सारे ट्रैवल में चीज़ें ट्रैवल के जो खर्चे होते हैं ना इंक्लूड होते हैं ट्रैवलिंग के थ्रू, तो वो सारे जो खर्चे हैं वो ट्रैवलिंग जो इंश्योरेंस है वो पे करता है। उसके बाद अगला है हमारा क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो जो क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड करता है पॉलिसी होल्डर की फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, अगर जो पॉलिसी होल्डर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो अब बात करते हैं पर्सनल टैक्स के बारे में, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अभी तक वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और जो ये सारे नोट्स हैं ना ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लास्ट में मैंने नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके मेरे से इन नोट्स को क्या कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा छोटे प्राइस पे रखेंगे ताकि सारे जो बच्चे हैं वो अफोर्ड कर सके इस नोट्स को, ठीक है। पर्सनल टैक्स प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ मिनिमाइज योर टैक्स लाइबिलिटी बाय यूजिंग वेरियस टैक्स स्ट्रेटजी एंड टेक्निक्स। तो जो पर्सनल टैक्स प्लानिंग है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है ना आप उसे कम कर सकते हो, ठीक है, उस लाइबिलिटी को कम कर सकते हो, तो वो पर्सनल टैक्स प्लानिंग के अंदर आती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्स सिस्टम, और जो टैक्स है वो आप तभी अच्छे से पे कर पाओगे गवर्नमेंट को अगर आपको टैक्स से रिलेटेड सारी नॉलेज होगी, ठीक है। मतलब आप जिस कंट्री में रह रहे हो ना आपको उस कंट्री की टैक्स से रिलेटेड सारी नॉलेज होनी चाहिए कि टैक्स रेट क्या चल रहा है, कितने परसेंट पे आपको कितना परसेंट पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है। आगे लिखा हुआ है हमारा इसमें इंक्लूडिंग द वेरियस टैक्स लॉ, डिडक्शन, एग्जप्शन। तो जो टैक्स लॉ होते हैं हमारे कई प्रकार के होते हैं जैसे डिडक्शन, एग्जप्शन, ठीक है, एंड क्रेडिट। टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी कैन हेल्प यू मिनिमाइज योर टैक्स लाइबिलिटी। सेम बात कि जो टैक्स प्लानिंग होती है ना वो एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे कि आप जो आपकी टैक्स की लाइबिलिटी है ना पे करने की उसे क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं हमारी किसमें, पर्सनल टैक्स प्लानिंग में। सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग टैक्स लॉ। सबसे पहले जो चल रहा है ना आपकी कंट्री के अंदर टैक्स से रिलेटेड जो कानून चल रहा है उसे आप अच्छे से समझो, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन पर्सनल टैक्स प्लानिंग इज टू अंडरस्टैंड द टैक्स लॉ एप्लीकेबल इन योर कंट्री और रीजन। वही सेम बात जो मैंने आपको बताई है। दूसरी बात है मैक्सिमाइजिंग डिडक्शन एंड एग्जप्शन। डिडक्शन और एग्जम्पशन एक ऐसी चीज़ें होती है जिससे कि हेल्प से आप अपने जो टैक्स का अमाउंट है ना उसे कम कर सकते हो। टैक्स डिडक्शन एंड एग्जप्शन आर एसेंशियल पार्ट ऑफ पर्सनल टैक्स प्लानिंग। हाँ ये हमारे एसेंशियल पार्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। दीज कैन बी इंक्लूड एक्सपेंस रिलेटेड हेल्थ केयर, ठीक है। इनके अंदर कौन कौन से खर्चे इंक्लूड होते हैं जैसे हेल्थ केयर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, चैरिटेबल डोनेशन से रिलेटेड, ठीक है। बाय मैक्सिमाइजेशन दीज डिडक्शन एंड एग्जप्शन इंडिविजुअल कैन लोअर देयर टैक्सेबल इनकम एंड रिड्यूस देयर टैक्स लाइबिलिटी। तो इन चीज़ों का अपने अमाउंट में से, टैक्स अमाउंट में से रिडक्शन करके वो अपनी टैक्स की जो लाइबिलिटी है उसे क्या कर सकता है, कम कर सकता है। आगे हमारा यूटिलाइज टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट आर इंसेंटिव प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू एनकरेज। तो टैक्स क्रेडिट एक ऐसी
चीज़ें होती है, ठीक है, एक ऐसी तरीके से सब्सिडीज़ होती है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है ताकि वो लोगों के बिहेवियर को क्या कर सके, इनकरेज कर सके, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ टैक्स क्रेडिट जैसे चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, एजुकेशन टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो जैसे बच्चे की पढ़ाई पे टैक्स का क्रेडिट दे दिया, ठीक है, बच्चे के ट्रांसपोर्टेशन पे, रहने की फैसिलिटी पे टैक्स क्रेडिट दे दिया, ठीक है। अब बात करते हैं जो ये टैक्स क्रेडिट मैं बता रहा हूँ ये होता क्या है। टैक्स क्रेडिट एन अमाउंट ऑफ मनी दैट टैक्स पेयर कैन सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द टैक्स दे आउ। तो टैक्स क्रेडिट वो अमाउंट होता है, ठीक है, जो टैक्स पेयर है, मतलब जो गवर्नमेंट को बंदा टैक्स देगा वो अपने टैक्स के अमाउंट में से माइनस कर सकता है। वो मतलब गवर्नमेंट के द्वारा एक तरीके से सब्सिडीज प्रोवाइड करी जा रही है ताकि लोग एनकरेज हो, ठीक है, और वो टैक्स को टाइम पे करें। आगे लिखा हुआ है टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया फॉर पर्सनल टैक्सेशन। The tax structure in India for personal taxation is progressive, which means that the tax rate increase as the income increase. The tax rate applicable for the financial year 2024 to 2025 as follows. अब इन्होंने बोला है कि टैक्स स्ट्रक्चर हर जो कंट्री होती है उसका अलग अलग होता है और टैक्स स्ट्रक्चर हमारा चेंज होता रहता है क्योंकि जो इनकम है वो भी चेंज होती रहती है हर ईयर, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में और जो कि कौन से ईयर से कौन से ईयर का है, 2024 से लेके 2025 तक का है। अगर आपकी जो इनकम है वो 3 लाख से ऊपर है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। बट मतलब 3 लाख तक आपकी जो इनकम है वो 3 लाख तक है तो आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर 3 लाख से 6 लाख के बीच में है तो आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर 6 लाख से 9 लाख के बीच में है तो आपको 10%, 9 लाख से 12 लाख के बीच में है तो आपको 15%, 12 लाख एक से, ठीक है, एक की कोई वैल्यू नहीं होती बट मैं मतलब आपको राउंड ऑफ करके ही बता रहा हूँ इसलिए। तो 12 लाख से अगर 15 लाख के बीच में तो 20%, और अगर 15 लाख से ऊपर है, ठीक है, वो डिफाइन नहीं है कितना भी ऊपर हो सकता है, तो आपको 30% जो टैक्स है वो क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब जो ये बात कर रहे थे हम एग्जप्शन और जो डिडक्शन होती है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है, इंडिविजुअल को, तो वो क्या क्या चीज़ें होती है। In India, individual can claim various types of exemption and deduction to reduce their taxable income. तो इंडिया के अंदर जो इंडिविजुअल है वो क्लेम कर सकता है कई प्रकार की एग्जप्शन और डिडक्शन को, जिनकी हेल्प से वो अपनी टैक्सेबल इनकम को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। जैसे एक व्यक्ति को अगर टैक्स की फॉर्म में 100 रुपये देने पड़ रहे हैं ना गवर्नमेंट को, तो एग्जप्शन 10 रुपये का है, डिडक्शन 10 रुपये का है, तो वो दोनों चीज़ को माइनस करके उसे कितने रुपये देने पड़ेंगे, फिर 80 रुपये, ठीक है। Some of the most common exemption and deduction available to individual are as follows. अब बात कर लेते हैं कि ऐसी कुछ पॉपुलर exemption और डिडक्शन जो कि एक इंडिविजुअल के लिए मार्केट में अवेलेबल है इंडिया के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं एग्जप्शन के बारे में, स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है एग्जप्शन के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन। इंडिविजुअल कैन क्लेम स्टैंडर्ड डिडक्शन अप टू 5 लाख रुपीज़ फ्रॉम द ग्रोस सैलरी इनकम। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में जो व्यक्ति है वो 5 लाख से ऊपर का जो अमाउंट है वो क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है लीव ट्रैवल अलाउंस। LTA is allowance provided by the employer to employee to cover their travel expense। तो LTA एक ऐसा अलाउंस होता है, ठीक है, जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को प्रोवाइड करा जाता है ताकि वो अपने ट्रैवल एक्सपेंस को कवर कर सके। उसके बाद है हमारा हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। HRA इज़ अ अलाउंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय टू कवर द रेंटल एक्सपेंस। ये भी एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है ताकि वो अपने जो रेंटल मतलब रहने का जो खर्चा है ना उसे क्या कर सके, कवर कर सके। उसके बाद आता है हमारा ग्रेट्युटी इज़ अ लमसम पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयज़ एज रिटायरमेंट बेनिफिट। तो ये एक लमसम अमाउंट होता है, मतलब एक बिग अमाउंट होता है जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉयज़ को पे करा जाता है एक तरीके से रिटायरमेंट पर। अब बात कर लेते हैं कि डिडक्शन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, ठीक है। सबसे पहला है सेक्शन 80C। अंडर दिस सेक्शन इंडिविजुअल कैन क्लेम सेक्शन डिडक्शन अप टू 1.5 लाख फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इतना क्लेम कर सकता है, ठीक है, इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट लाइक PPP, PPF,
पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इन सारी चीज़ों में इतना अमाउंट वो क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। उसके बाद है हमारा सेक्शन 80D। दिस सेक्शन अलाउज इंडिविजुअल टू क्लेम डिडक्शन फॉर पेमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन एज वेल एज फॉर पेमेंट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। तो इसके अंदर वो क्लेम कर सकता है, ठीक है, किस किस चीज़ों की पेमेंट के लिए, मतलब एक अमाउंट क्लेम कर सकता है किन किन चीज़ों की पेमेंट के लिए, अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस किसके लिए हो सकता है, अपने लिए हो सकता है, ठीक है, अपनी पत्नी के लिए हो सकता है, अपने बच्चों के लिए हो सकता है, ठीक है, और अपने जितने भी हेल्थ चेकअप है, मतलब हेल्थ से रिलेटेड जितना भी जो अमाउंट है उस व्यक्ति को पे करना पड़ रहा है उस पर वो क्लेम ले सकता है। आगे हमारा है सेक्शन 80E। दिस सेक्शन अलाउज इंडिविजुअल टू क्लेम डिडक्शन फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन। आप एजुकेशन के अमाउंट पे क्लेम कर सकते हो, ठीक है, डिडक्शन का, और या फिर वो अमाउंट जो कि आपने अपनी स्टडीज़ के लिए बैंक से ले रखा है उस पर भी आप क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 80G। डोनेशन मेड टू सर्टेन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। तो 80G के अंदर क्या है कि वो डोनेशन जो कि आपने किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया, आप उस पर भी क्लेम कर सकते हो। ई फाइलिंग। अब बात करते हैं ई फाइलिंग किसे कहते हैं। ई फाइलिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। अब हम जितने भी ये बात कर रहे थे टैक्स के बारे में, इसके लिए ना सबसे पहले गवर्नमेंट आपसे कहती है कि आपको ना इनकम टैक्स रिटर्न जो ये फॉर्म है ना ये फिल करना होता है, ठीक है। तो इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म को फिल करने को ई फाइलिंग कहा जाता है, ठीक है। ई फाइलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द इंटरनेट। तो इंटरनेट की हेल्प से आपको इनकम टैक्स जो रिटर्न फॉर्म है वो फिल करना होता है। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया मेड ई फाइलिंग मैंडेटरी फॉर ईच कैटेगरीज टैक्स पेयर। तो हर टैक्स पेयर के लिए, मतलब जो भी व्यक्ति टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, उसे जो ये ई फाइलिंग का फॉर्म है ये मैंडेटरी मतलब कंपलसरी भरना ही भरना है। सच एज दो विद एनुअल इनकम मोर देन, मतलब वो व्यक्ति जिनकी जो एनुअल इनकम है वो 5 लाख से ज़्यादा है। अब बात करते हैं कौन सा प्रोसेस है जो कि ई फाइलिंग के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। ई फाइलिंग खुद ही एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके थ्रू हम जो इनकम टैक्स रिटर्न है ना उसका जो फॉर्म है वो फिल करते हैं, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे स्टेप्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन on the income tax department e-filing portal by providing basic details such as name, PAN and contact information। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। उसके लिए आपको अपना नेम, पैन, ठीक है, और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये सारी चीज़ शेयर करनी पड़ेगी। उसके बाद डाउनलोडिंग द अप्रोप्रिएट इनकम टैक्स रिटर्न फ्रॉम द बेस्ड टाइप ऑफ इनकम एंड फाइलिंग स्टेटस। फिर आपको वो जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसे डाउनलोड करना है, ठीक है, अपने इनकम के अकॉर्डिंग। आगे लिखा हुआ है फाइलिंग इन द डिटेल, फाइलिंग नहीं, फिलिंग इन द डिटेल्स ऑफ इनकम डिडक्शन एंड टैक्स पेड ऑफ द फॉर्म रिवेल सेक्शन ऑफ द फॉर्म। तो जो आप डिटेल फिल करोगे ना उसमें अपनी इनकम से अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी आपकी इनकम से अकॉर्डिंग है, मतलब इनकम के अकॉर्डिंग आप उसके अंदर अपनी डिटेल फिल करोगे, ठीक है। जितने भी सारे डिडक्शन, जितने भी सारे एग्जप्शन जो कि आपको क्लेम करने हैं, ठीक है, टैक्स पे करते वक्त, वो भी आप उसके अंदर फिल करोगे। आगे लिखा हुआ है वेरीफाई द टैक्स कैलकुलेशन एंड एंश्योर दैट ऑल डिटेल्स आर एक्यूरेट एंड कंप्लीट। फिर वो वेरीफाई होगी जो भी आपने डिटेल प्रोवाइड करी है, ठीक है, और टैक्स आपका कैलकुलेट करा जाएगा और देखा जाएगा जो भी आपने जो डिटेल है ना वो प्रोवाइड करी है वो सही है या गलत है। उसके बाद है सबमिटिंग द फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली बाय अपलोडिंग इट ऑन ई फाइलिंग पोर्टल। तो आपको एट द एंड सारा जो आपका जो ये फॉर्म है इसे सबमिट कर देना है इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म के अंदर और पोर्टल पे अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद जनरेटिंग एन एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट और एन इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड EVC एज प्रूफ ऑफ सबमिशन। सिंपल सी बात है, अगर आप कोई भी जो फॉर्म है उसे सबमिट करते हो, जैसे आप स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो, तो एट द एंड आपको एक स्लिप मिलती है, ठीक है, जो एक तरीके से प्रूफ होती है। ऐसे जब आप ये फॉर्म भरोगे ना तो आपको एक स्लिप मिलेगी जो कि आपकी एक तरीके से क्या होगी, प्रूफ होगी।
अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ई फाइलिंग। अगर आप ई फाइलिंग करते हो तो उससे आपके क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला है फास्टर प्रोसेसिंग एंड क्विकर रिफंड। प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा जल्दी होगी जो भी आपका काम है, और आपको जो रिफंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी मिलेगा। रिड्यूस चांस ऑफ एरर एंड मिस्टेक। गलतियों के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। कॉन्वीनियंस एंड ईजी टू यूज़। आप जो चीज़ें हैं उन्हें अच्छे से क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। एक्सेस टू ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर एंड अदर टूल हेल्प टू टैक्स प्लानिंग। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी टैक्स प्लानिंग में भी हेल्प करती है। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब जो आपकी सारी चीज़ें हैं ना वो लॉफुल तरीके से चलेगी बिजनेस की, क्योंकि आपका जो सारा डाटा है वो मेंटेन करा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा भी, ठीक है। आपकी इलीगल तरीके से कोई भी चीज़ नहीं चलेगी। आगे लिखा हुआ है हमारा, बस ये लास्ट टॉपिक था हमारा। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर टैक्स पेयर टू इंश्योर दैट दे फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न एक्यूरेटली एंड ऑन द टाइम, अवॉइड पेनल्टी एंड अदर लीगल कंसर्न। आपको जो अपना टैक्स है ना वो टाइम पे करना है। किसको? गवर्नमेंट को। नहीं तो जो गवर्नमेंट है वो उस पर पेनल्टी भी लगा देती है। कंसल्टिंग विद टैक्स प्रोफेशनल और फाइनेंशियल एंड ऑल्सो कंसल्ट द टैक्स प्रोफेशनल। इसमें ये लिखा हुआ है कि आपको किसी प्रोफेशनल बंदे से या फिर किसी टैक्स प्रोफेशनल से, ठीक है, किसी एक्सपर्ट से इस जो ये टैक्स से रिलेटेड सारी जो चीज़ें हैं ना इनकी जानकारी लेते रहने चाहिए, एडवाइस लेते रहना चाहिए, क्योंकि वो आपकी हेल्प करती है कि मार्केट के अंदर अभी चल क्या रहा है और आपको जो टैक्स है वो किस किस चीज़ों के अकॉर्डिंग पे करना है, कौन कौन से फैक्टरों को ध्यान में रखना है। तो ठीक है, एट द एंड थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें, क्योंकि अगर आप वीडियो में अभी लास्ट तक जुड़े हैं ना, जिसने भी ये पूरी वीडियो देखी है तो इसका मतलब वो पढ़ने वाला बंदा है भाई, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये जो सारी चीज़ें हैं मैंने आपको बताई है वो अच्छे से समझ में आई होगी और आपने समझी भी होगी। तो अगर आपको जो ये सारे नोट्स हैं ये परचेज़ करने हैं तो आपको इस नंबर पे क्या करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। नंबर क्या है? 8750430839, ठीक है। तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप इन सारे नोट्स को परचेज़ करो। मेरी सबसे विनती है सब करो, क्योंकि अगर सब अच्छे से, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो उनकी बात तो अलग है, अगर जो बच्चे नोट्स नहीं बना पा रहे किसी रीज़न से, तो मेरी विनती है कि भाई आप इन्हें ना परचेज़ कर लो और अच्छे से रिवीजन करके जाओ पेपर में, क्योंकि आपका लास्ट पेपर है। पेपर को अच्छे से तोड़ फोड़ के आओ, धूम मचा के आओ, अच्छे से सारी चीज़ें जब करोगे, सारे कॉन्सेप्ट को कवर करोगे तो पेपर कहीं से भी नहीं छूटेगा तुम्हारा। कोशिश करो कि बाकी जैसे तुम्हारे पेपर गए हैं ना उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाए ये, ठीक है। किसी एक पेपर तो ऐसा हो जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, ठीक है, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी आपसे ये चाहते हैं ना कि जो मेरा बेटा है वो फ्यूचर में कुछ करे, अपने पेरेंट्स के लिए ही कर लो यार कुछ, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, पेपर में आग लगा के आओ, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल पे भी आग लगा दो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो करना है सब कर दो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं आपके अगले सेमेस्टर में।